दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। एक लंबे अंतराल के बाद में आज हम चर्चाओं की श्रृंखला को दोबारा आगे बढ़ा रहे हैं और चर्चा जो 2026 का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस वक्त संसद से लेकर के सड़कों तक और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक फैला हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज यूजीसी पर। साल 2026 का ये एक ऐसा विषय जिसने भारत के भीतर में एक ऐसा मौका दे दिया है लोगों को कि लोग साल की शुरुआत से ही कहीं न कहीं सरकार और सरकार के साथ होने न होने आदि चीजों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं अरविंद कुमार रतूड़ी जी, जो कि समाज सेवक है, नागपुर में किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टीएनवी चैनल का और आपकी पूरी टीम का, और आपका अभिनंदन कि आपने इतना ज्वलनशील गंभीर विषय पे आज एक चर्चा परिचर्चा के लिए मुझे चुना। उसके लिए मैं आपका और अपने सभी देशवासियों का अभिनंदन अभिवादन करता, सबको वंदे मातरम प्रणाम करता हूँ। जी, धन्यवाद सर। और दरअसल जी मैं पायल तड़वी, रोहित वेमुला की जो भारत के भीतर में पिछले दिनों में चीजें घटनाएं घटी, उन घटनाओं जी ने भारत इनकी माताओं की तरफ से दायर 20 याचिकाओं में से के आधार पर एक जो भेदभाव शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षण संस्थानों में होता है, इन तमाम चीजों को लेकर के मैं जानबूझ के ज्यादा विषय की गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कानून क्या है, कानून को लेकर के सभी को पता है। लेकिन इस कानून को लेकर के जो विरोध हो रहा है, उस विरोध पे बात होनी जरूरी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाए गए समानता के इस नियम पर, इसका नियम ही कहेंगे अभी, पर रोक लगा दी है। सभी ने अखबार, अन्य माध्यमों से पढ़ा है। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं अरविंद जी। यूजीसी ग्रांट कमीशन ने भारत सरकार के नेतृत्व में ये पूरा मामला था, इस पूरे नियम को तैयार किया। जब सरकार खुद काम कर रही है, सरकार खुद तैयार कर रही है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ, सभी पहलू देखा गया होगा। ये सरकार कहीं ना कहीं एक जो जाति और आदि चीजों के आधार पर है, उस पर बनी भी है। तो ऐसे में जब बात होती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता की, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले स्वर्गीय मिश्र साहब की कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा। तिल लो चाहे ताड़ लो राजा, तिल लो चाहे ताड़ लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। अब मैं बात करता हूं वर्तमान में भाजपा सरकार की, कि ये यूजीसी जो बना हुआ था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 1956 में बना हुआ है। 1956 से बना हुआ और वर्तमान तक जब ये चला, पूर्व में कई घटनाएं हुई, रोहित वेमुला का आपने नाम लिया, और कुछ एक महिला के साथ, मतलब ये घटनाएं जो हुई पूर्व में, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए अगर कोई घटना हुई, लेकिन इस बिल पे कभी भी आवाज नहीं उठी। लेकिन अब जो संशोधन आपने किया 13 जनवरी 2026 से आपने लागू करना था, तो मुझे बताइए कि आपने ये किस तरह का, कौन सी ऐसी आपने इसमें संशोधन में एकदम बात डाल दी कि जिसे हम लोग एक काला कानून और मौत का फंदा कर रहे हैं सवर्ण विद्यार्थियों के लिए। मुझे बताइए, विद्या शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में पूरे ऑल ऑफ भारत में जहां भी शैक्षणिक संस्थान हैं, लगभग 62% SC ST VJ और OBC समाज की भागीदारी है, और बचे 38% ओपन समाज के, सवर्ण जो बोला जाता है सवर्ण समाज का। तो मुझे बताइए, आपने जो कमेटी बनानी, अगर किसी बच्चे के साथ में, किसी दलित बच्चे के साथ में कोई घटना घट जाती, उसका कहीं शोषण हो जाता, उसके साथ में कोई शब्दों का बोलो या फिर ऐसा मानसिक जिस भी तरह का होता है, तो उसमें जो कमेटी बनेगी, तो उसमें आपने क्या क्या, दिव्यांग की संख्या रख दी, महिलाओं की आपने उसमें संख्या रख दी, उसमें ST NT VJ और OBC की आपने संख्या रख दी। जो पीड़ित है वो तो आपने सारे उसमें रख दिए, 62%, ऑल ऑफ 62% में से वो आओगे। उसमें आपने सवर्ण को कहीं नहीं रखा, अगड़ी जाति वाले को आपने कहीं नहीं रखा।
क्योंकि अगड़ी जाति को आपने अपने हिसाब से उसको आरोपी आपने पहले ही घोषित कर दिया अगड़ी जाति की, उसमें कहीं ठीक वो है। कमेटी में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है हुँ, कमेटी में उसका उल्लेख नहीं है, उसका उल्लेख सिर्फ हुँ, आरोपी के तौर पे है। तो हुँ, मुझे बताइए और दूसरी बात जो शैक्षणिक संस्थाओं का मैनेजमेंट होगा, चेयरमैन होगा या जो भी उस शैक्षणिक संस्थाओं को सर्वसर्वा होंगे, जी, उनको 15 दिन के अंदर में हुँ, कितने दिन में? मात्र 15 दिन के अंदर में उनको रिपोर्ट देनी है सरकार को ठीक कि है। भैया किस तरह का शोषण हुआ। तो मुझे हुँ, बताइए 15 दिन के अंदर में सिंपल बात है, आप जी, कोई भी चैनल आप कोई भी लोग मीडिया बोलो या फिर सर्वसामान्य बुद्धिजीवी बोलो, सिंपल बात है कि जहां 62% की बहुमत हुँ, होगा और जहां अल्पमत होगा, तो मुझे बताए फैसला किसके हक में सुनाया जाएगा? अल्पमत या बहुमत में। दूसरी हुँ, बात शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर में ये दबाव रहेगा कि 15 दिन में हमें रिपोर्ट देनी है, तो 15 दिन के अंदर में अगर रिपोर्ट नहीं दिया तो ग्रांट रद्द हो जाएगा उसका वाला, ठीक उसके है। बाद में उसकी मान्यता रद्द हो जाएँगी। तो हुँ, इस डर की वजह से एक तरफ़ा कार्रवाई की जाएँगी, यकीन मानिए एक तरफ़ा कार्रवाई हो जाएँगी। तो एक तरफ़ा कार्रवाई होने में कौन मरा? सवर्ण हुँ, वाला मरा, सवर्ण का बच्चा मरा। अरे क्या सवर्ण बच्चे के साथ में हुँ, उसका शोषण नहीं होता है? हुँ, शाब्दिक शोषण नहीं होता, उसका मानसिक आर्थिक शोषण नहीं होता। मुझे बताइए अगर कोई बच्चा तिलक लगा के और चोटी लगा के जो ब्राह्मणों की, हिंदुओं की एक पहचान है, अगर वो चोटी लगा के जाता है, तो हमको ये संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में हमने बहुत बार सुना है, बम्मन की औलाद, बमनाचा बच्चा, बनिया की औलाद, कारे ठकुरवा, तो मुझे बताइए वो अपनी पीड़ा लेके कहाँ जाए? कहाँ जाए? माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय मोदी जी की सरकार के पास में, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में या इस संशोधन कमेटी के अध्यक्ष जो हैं, दिग्विजय सिंह या उसमें जो लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा के लगभग उसमें 1/3 तो भाजपा वाले, किसके पास वो बच्चा अपनी फरियाद लेके जाएगा? देखिए, दुर्भाग्य है, मैं ना आरक्षण का समर्थक हूँ, ना विरोधक हूँ। मैं एक सामाजिक तौर पे नहीं, मैं आज पिता के तौर पे यहाँ पे बैठा हूँ, एक भारतीय नागरिक, 140 करोड़ भारतीयों में से एक भारतीय मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कि सिंपल बात है, छोटी-सी बात का उदाहरण दे रहा हूँ, 90%, 99%, 95% लेने वाला अगड़ी जाति का बच्चा, वो हुँ, अगर एडमिशन के लिए जाता है, तो 30-35% वाला कोटे में जो बैठा हुआ दलित, अति दलित, मैं फिर हुँ, से कह रहा हूँ, मैं ना किसी को दलित मानता, ना अगड़ा, ना पिछड़ा मानता, मैं सबको भारतीय मानता हूँ। लेकिन हुँ, रोटेशन जो आपने चालू कर दी, जो जातिवाद का नासुर आपने शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर, विद्या के मंदिरों में डालना शुरू कर दिया। तो हुँ, मुझे बताइए 90% वाला, 95% वाला जो लेके आया, ये मेरे हाथ में है, राजपत्र है पूरे ये, अगर वो हुँ, बच्चा अपना एडमिशन के लिए जा रहा है, उसके पालक साथ में हैं, तो उसका एडमिशन रुक गया, लेकिन 30-35 वो परसेंट वाले का हो गया। पहले तो हुँ, वह मरण आ गया, मरण दिन उसी को बोलते हैं ना, वैसे तो उसका मरना हो गया। ऊपर से यूजीसी लागू करके आपने आरोपी उसको घोषित कर दिया। किसको? हुँ, अगली जाति के बच्चे को। फिर बात कर दी कि पिछड़े जाति का बच्चा अगर द्वेष भावना से हुँ, या फिर अपनी रंजिश निकालने के हिसाब से अगर झूठी भी शिकायत कर रहा है, हुँ, तो आपने उसको कोई सजा नहीं देनी है। हाँ, आपने उसके ऊपर में कोई दंडात्मक, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करनी है। जब कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उस बच्चे पे नहीं होगी, तो हुँ, बार-बार हो सकता है ये कदम उठाए वो अगले बच्चे के विरुद्ध में कार्रवाई करे। तो ना आप उसको कमेटी में ला रहे हैं, अगड़ी जाति वाले को, हुँ, ना आप अगड़ी जाति वाले की सुनवाई करने वो बच्चे की सुनवाई के लिए तैयार है, क्योंकि हुँ, आपने यही बोला पिछड़े बच्चे पे ही अन्याय हुआ, पिछड़ा ठीक बच्चा है। झूठी शिकायत भी कर रहा, तो उसपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी उस पे जो आयोग बैठेगा वो उस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। तो मुझे ठीक है। बताइए ये मौत का फंदा नहीं तो क्या है? हुँ, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस हुँ, देश का प्रथम नागरिक महामहिम हुँ, राष्ट्रपति एसटी समाज मतलब पिछड़ा वर्ग से, जी, माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, हुँ, माननीय राज्यपाल कई राज्यों के राज्यपाल पिछड़े वर्ग से, कई हुँ, आईएएस, आईपीएस पिछड़े वर्गों से, जी, माननीय अदालतों के जज सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर जी। उच्चतम न्यायालय हो उसके जज पिछड़े वर्ग से। तो क्या आप हमारे देश को अभी भी 100, 200, 300 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? अगड़े और पिछड़े में बाँट के अरविंद शिक्षा जी का मंदिर होता। जी, अरविंद जी, मुझे हँसी इस जी, बात की आ रही है कि जब जी, हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति तक के पद की बात करते हैं, तो हम उनकी श्रेष्ठता, जी, उनकी काबिलियत और उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हम जी, राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति समेत जो तमाम पद हैं, उसे जी, अगड़ा-पिछड़ा के रूप में गिनती करते हैं। हम उनकी जी, पहचान देते समय कहीं न कहीं जाति,
हम आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या हम 200, 250, 300, 5 साल पीछे जाना चाहते हैं कि जहां पर जाति आधारित चीजों को हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जी, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। मैंने जी, जानबूझ कर के पूरे कानून को शुरुआत में नहीं बताया। मैं चाहता तो मैं बता सकता था। मैं चाह रहा था कि ये कानून जो है, कानून की जो जानकारी है, वो आप बताएँ। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक हिंदुत्व सरकार कहलाती है। हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनी गई सरकार है। जी, दिग्विजय सिंह कमेटी के अध्यक्ष, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी से आते हैं। इस पर बकायदा शोध हुआ है। शोध होकर के समिति बनी है। समिति बनाते वक्त क्या, मेरा जो सवाल है, क्या जी। सरकार और दिग्विजय सिंह जी या पूरी समिति को भारत की जाति व्यवस्था और उस पर आने वाली इस तरह की प्रतिक्रियाओं की भनक नहीं रही होगी क्या? क्या वे अपना छिछा लेदर करवाने के लिए इतना बड़ा नियम बना लेंगे और 13 जनवरी 2026 से लागू भी करने को तैयार हो जाएंगे? क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि इनको सब पता था जी, और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस विद्या के मंदिरों को अपवित्र करने वाले जातिवादी नासूर, देखो विद्यार्थी कौन होता है? बिल्कुल। विद्यार्थी होता है इस देश का कर्णधार। जी, जहां उसको अपने देश का निर्माण करना है, वहां उसको वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, बहुत सारी चीजों में जाना, बनना उसको। तो हुँ, आपने विद्या के मंदिरों में जो नासूर बो दिया वो। अब भले ट्रू, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय के लिए उस पे रोक लगा दी, सिर्फ रोक लगाई है, करेक्ट। कैंसल नहीं किया, रद्द नहीं किया। तो वो हुँ, नासूर जल गया है। डबली गैंग रास्ते पे आ गई। डबली गैंग आप समझते हुँ, हैं, एक तथाकथित डबली गैंग है जो रास्ते पे आ गई है। एक नेशनल चैनल पे और नेशनल पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने कहा है कि आप सवर्णों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करो। मैं चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हुँ, अभी 4 दिन पहले बोला गया है कि सवर्णों को जानबूझ के फंसाया जाएगा, फंसाओ, हुँ, क्योंकि इन्होंने हमारा शोषण किया। हुँ, मैं आपकी बात का जवाब बाद में देता हूं, पहले अपनी पीड़ा को मैं आपके सामने जी, उजागर कर रहा मंच के माध्यम से पूरे देशवासियों को, कि जी, मुझे बताइए कि इस देश पे राज 800 साल लगभग मुगलों ने किया, हुँ, सैकड़ों साल अंग्रेजों ने किया, हुँ, कुछ मुट्ठी भर कुछ राज्यों में पुर्तगालियों ने किया, जैसे गोवा वगैरह कुछ जगहों पे। ठीक है। तो मुझे बताइए, हर बार इतिहास के पन्नों पे और वर्तमान समय तक इस हुँ, वर्तमान की सरकार ने भी हुँ, सवर्ण को ही हमेशा आरोपी बना दिया। हुँ, मुगल आक्रांता आरोपी नहीं, अंग्रेज आरोपी नहीं, हुँ, मतलब आरोपी कौन हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, हुँ, भूमिहारी और वैश्य, बनिया, ये हुँ, आरोपी हैं। यहां तक कि फिल्मी जगत के अंदर में भी, बॉलीवुड में आप जाइए, पूर्व काल से, मेरे पैदा होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, मेरे दादा, जी, पिता दादाओं के समय से भी बात कर रहा हूं, तो ब्राह्मण कपटी, ठाकुर हुँ, क्रूर, बनिया चालाक, राजपूत क्रूर, जी, भूमिहारी, भूमिहारी फिर कपटी। तो मुझे बताइए ये ऐसी बीज क्यों बोए जा रहे हैं? वर्तमान सरकार का नारा था कि कटोगे तो तो बटोगे, बटोगे। कटोगे तो बटोगे। आपने हिंदू मुसलमान करके सत्ता पाई है, मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है। आपने हुँ, हिंदू मुसलमान में करके कटोके बटोके बोल के आपने सत्ता पाई, और हुँ, उस सत्ता पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? आप भी हुँ, तो बांट रहे हो ना, हुँ, आप भी तो बांट रहे हो ना, वो भी उस पवित्र शैक्षणिक स्थानों में। जी, बाल कोमल मनों के अंदर में आप जातिवादी नासूर डाल रहे हो ना। अभी तक हुँ, तो आरक्षण का दंश चल रहा था। हुँ, फिर से कह रहा हूं, ना मैं समर्थक ना विरोधक आरक्षण हुँ, का, हुँ, वो दूसरा विषय है, विषय है यूजीसी का। तो वो हुँ, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर में आप मन में जो घृणा पैदा कर रहे हो, मुझे बताइए, हॉस्टल अलग बना रहे हो, उनके रहने की व्यवस्था अलग कर रहे हो, खान-पान भी आप अलग करोगे। पानी का जो मटका हमने बचपन से एक साथ पीते थे, हमने कभी नहीं पूछा आप कौन सी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत वाले हो, हमने कभी नहीं पूछा। हुँ, अब वो पानी अलग कर दोगे, अब उनको हुँ, अलग बिठा दोगे। तो मुझे बताइए, ओबीसी समाज के छात्रों के अंदर में भी डर है, वो भी यूजीसी के हाँ, खिलाफ रास्ते पे हैं। उनका ये कहना था कि जो हमारे दोस्त थे, हमने तो कभी सवर्ण और अगड़ा और पिछड़ा नहीं माना, लेकिन जो अगली समाज के लोग हैं, वो हमसे कटने शुरू हो गए, कि कहीं उनको मन में एक डर बैठ गया कि कहीं ओबीसी समाज भी इन पे तो झूठा केस न लगा दे, झूठा आरोप न लगा दे। मुझे बताइए कि आपने एसटी, एनटी, वीजे के साथ में आपने ओबीसी को रख दिया, ओबीसी हुँ, समाज को। ओबीसी समाज इस भारत का सबसे बड़ा समाज है जो सत्ता को बनाना और पलटाने की ताकत रख सकता है। पैसे जी, से परिपूर्ण है, हर चीज में परिपूर्ण है। और दुर्भाग्यवश मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं,
कि मैं नेशनल राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता भी हूं। जी। मैंने कई ज्वलनशील विषयों पे आरटीआई लगाई है सूचना का मौलिक अधिकार के तहत। कई जगह एट्रोसिटी के झूठे केस पाए गए करेक्ट। और उसमें ओबीसी समाज को लपेटे में लिया गया है। ओबीसी समाज के लोगों पे एट्रोसिटी लगी है, कई लोग। तो मुझे बताइए, अगर किसी पे एट्रोसिटी लगती है, वो जांच का विषय है, लेकिन जब तक फैसला आता तब तक तो उसका भविष्य कई अंधकारमय हो जाता, परिवार रास्ते पे आ जाता है। कई लोग आत्मग्लानि के डर से, अपनी बेइज्जती हो रही, परिवार की बेइज्जती के डर से आत्महत्या तक कर देते हैं, जो मीडिया कभी दिखाया नहीं। सॉरी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मीडिया के मंच पे ही, कि मीडिया ने ये बात कभी नहीं दिखाई। कई चैनलों ने मीडिया ट्रायल चलाया कि दलित 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 अति दलित दलित अति दलित। मैं कह चुका हूं कि देश कहां जा रहा, हम 21वीं से छोड़ के 22वीं सदी में जाने वाले, लेकिन हम आज भी दलित अति दलित में पिछड़े हुए हैं। भारत सरकार को पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उनको अपनी वोट बैंक चलाना था। 2027 में पहला चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश बिहार में जातिगत समीकरण ज्यादा है। तो आपने जो ये लाया वो उत्तर प्रदेश को देख के, क्योंकि भारतीय राजनीति में खुद भारत की भाजपा सरकार के अंदर में 3 गुट बने हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 गुट बने हुए, एक गुट दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो ये एक चाल थी यूजीसी के नाम पे लोगों को भड़काना। विद्यार्थियों के अलावा पालकों, मैं तो पालक हूं ना, मेरे अंदर भी तो ऐसी बात होगी ना कि जो भैया देखो, हमारा तो नाता रिश्ता सबसे है, ओबीसी से हमारा रोटी बेटी का संबंध है, एसटी एनटी से हमारा रोटी बेटी का संबंध है। तो आप तो हमारे घरों में भी तलाक करवाने पे लग गए, आप तो हमारे बहन बेटियों में भी तलाक करवाने लग गए, विद्यार्थियों के मन में घृणा और नफरत आपने रख दी, और उस व्यक्ति को आपने अध्यक्ष चुना। किसको? माननीय दिग्विजय सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश सरकार के, और आपके प्रवक्ता बार बार उनको गालियां देते, आपके कार्यकर्ता उनको बार बार गालियां देते टीवी डिबेटों में बैठ बैठ के, कि ये आतंकवादी को जी कहते हैं, ओसामा जी कहते हैं। उसके बाद में आप जाकिर नाइक जो भगोड़ा है, कट्टरपंथी है, उसको आप जी कहते हैं, उससे आप पार्टी के लिए फंड लेते हैं। तो फिर आपने उस व्यक्ति को अध्यक्ष कैसे बनाया? क्या बोल के, क्या सोच के अध्यक्ष बनाया? और दिग्विजय सिंह पूर्व में कल या परसों उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया किसी चैनल पे कि मैंने इसमें कुछ भी रोल कॉलोनी में अध्यक्ष था, लेकिन मैंने ऐसा कोई नहीं लिया कि जो सवर्णों के लिए मौत का फंदा बने, जो सवर्णों के लिए दुर्दायी कानून साबित हो। ऐसा मैंने कुछ डॉक्ट्रिन में कुछ भी लिखा नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि दिग्विजय सिंह को पता ना हो, धर्मेंद्र प्रधान जी को पता ना हो, माननीय मोदी जी को पता ना हो, सबको पता था। लेकिन मैं कह रहा हूं 3 गुटों की आपसी लड़ाई है ये, जिसका भुगतान 140 करोड़ भारतीय अपने दिल पे नासूर बना के ले रहे हैं, और सवर्ण विद्यार्थियों का जीवन आज भी खतरे में है। आत्महत्या के अलावा उनके पास विकल्प नहीं। उनका पिता, मुझे बताइए कि अगर आईपीएस आईएएस अधिकारी, कोई बड़ा जज या कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल एसी रूम में बैठे हुए हैं, एसी रूम में बैठे हुए, उनके लिए नौकर चाकर, उनके लिए सुरक्षा गार्ड, उनके लिए सरकारी गाड़ियां हैं, और एक गरीब सवर्ण का, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहारी हो, बनिया हो, राजपूत, क्षत्रिय हो, वो बेचारा नंगे पांव भरे धूप में ठेला धकेल रहा, ठेला रेहड़ी खोल रहा है, रोड में बैठ के जूते सिल रहा है। किसके लिए? अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अपने परिवार की शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए। तो मुझे बताइए, वो सवर्ण है तो वो क्या आरोपी है? और जो एसी रूमों में बैठे हुए हैं, जो खुलेआम कहते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में भी कह रहे हैं ना, जो खुलेआम कह रहे हैं, जो भारत की शपथ लिया सरकारी नौकरी में, उदाहरण दूंगा अभी आपको कि क्या हुआ है 26 जनवरी को। तो मुझे बताइए, वो ठेला धकेलने वाला, रेडी धकेलने वाला, नंगे पांव बैठ के जूता चप्पल सिलने वाला सवर्ण, वो अपराधी है, और जो अपने आप को तथाकथित पीड़ित और दलित कहते हैं, वो विक्टिम है। तो ये कब तक चलेगा मान्यवर? मुझे बताएं, कब तक और क्यों और कैसा चलेगा? क्या करना चाहती माननीय मोदी सरकार? कहां भेजना चाहती हम लोगों को, सवर्णों को? हम पूरे देश के सवर्णों को कहां भेजना चाहती है? युगांडा या किसी और ग्रह पे भेजना चाहती है? आपको पता था क्या होने वाला? आपने जो आग लगा दी ना, भले ये कुछ समय के लिए बुझ चुकी है, लेकिन ये अंदर ही अंदर सुलग रही है, और ये बहुत बड़ी ज्वालामुखी बनेगी। क्या करना चाहते? गृह युद्ध में धकेलना चाहते? गृह युद्ध में धकेलना चाहते क्या देश? नहीं अरविंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाई है, लेकिन रोक में साथ में ये भी कहा गया है कि जो जाति आधारित भेदभाव को अलग से लाने की जरूरत है या नहीं, इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। हमने स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लाया? जो स्कूल में विद्यार्थी ड्रेस पहनता है ताकि वो अमीर और गरीब
जाति पाति धर्म आदि के बंधनों से मुक्त हो सके। मुक्त हो। जी एक ड्रेस, एक जी रंग हमने जी इसलिए विद्यालय में शुरू किया, जी लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त आज भी जाति लिखी जाती है। हम बिल्कुल। जैसे-जैसे समाज में आगे बढ़ते हैं, जी जाति सबसे महत्वपूर्ण होती चली जाती है। जी हम जब महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो भी जी जातियाँ बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती हैं। बजाय इसके कि जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने के लिए नियम बने, क्या यह संभव नहीं कि जनरल कैटेगरी हो, सामान्य हो, दलित हो, अधिदलित हो, पिछड़े हो, सब लोग, सर जी विद्यार्थी विद्यार्थी हैं। नियम एक जैसे बना दिए जाएँ, क्या ऐसा संभव? इस तरह की संभावनाएँ ढूँढने की बजाय सरकार ने गलत रास्ता चुना और रास्ता भी ऐसा जो कि आपने कहा कि गृहयुद्ध, आपस में वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष की भावना को और ज़्यादा पैदा किया जाएगा। क्या कहेंगे? बिल क्या एक सामान्य नियम के अंतर्गत सबको एक कैटेगरी में ना डाल दिया जाए? ज़रूरत क्या है किसी को विशेष रूप से इंगित करने की कि सर आप दलित हैं, आप ओपन हैं, आप जनरल हैं, आप ओबीसी हैं, क्या ज़रूरत है? देखिए, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, हर हुँ, देश आज सिर्फ अपनी शिक्षा के बारे में सोच रहा है, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। हुँ, आप अंतरिक्ष के अंदर में नई-नई मतलब नई-नई जो योजना होती है, हुँ, जितने भी आप बना रहे हैं नई-नई कि भैया वैज्ञानिक तरीके से हमने क्या करना, हम उस पे लगे पूरा विदेश, अलग-अलग देश, वहाँ सिर्फ अमेरिकन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कोरिया का है, इंग्लैंड का है, ब्रिटेनी। लेकिन भारत में जाति उपजाति में सरकारों ने ही बाँटा हमें। हुँ, माफी चाहता तो 1947 से पहले जब देश आजाद हो रहा था, तो उस समय हम भारतीय थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित सुभाष चंद्र बोस, पंडित मंगल पांडे, जिन लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया, उन्होंने इस माटी को, इस देश को, माननीय राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म कर्म वीर योद्धा संभाजी राजे महाराज, राजे महाराणा प्रताप, राणे छत्रपति अपना पृथ्वीराज चौहान, ऐसे असंख्य राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने जाति धर्म पंथ उपपंथ पे नहीं दौड़े हैं। वो हुँ, सिर्फ एक भारतीय बन के इस माटी को, इस मानुष को वो अपने खून से बूंद बूंद से सींचा है इस देश को सलामत रखने के लिए, इन भारतीयों को सलामत रखने के लिए, हमारी पीढ़ी को सलामत रखने के लिए। लेकिन उन्होंने जो नासुर बोया है वो इतना खतरनाक बो दिया कि जो आप बोल रहे हैं ना कि क्या ऐसा हुँ, संभव है कि हम एक भारतीय बन के रहे? मुझे नहीं हुँ, लगता कि आने वाले समय में भी हम एक भारतीय बनेंगे, क्योंकि खुद हमारे नेता देखो शपथ लेते हैं कि मैं संघ के मंत्री के तौर पे, या मैं फिर भाई मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के तौर पे, या मैं विधानसभा राज्यसभा के तौर पे। हुँ, शपथ लेने के बाद में भी देखिए वो अपनी जाति उपजातियों का सम्मेलन लेते हैं, हुँ, वहां पे भड़कीले भाषण दिए जाते हैं, एक जाति हुँ, को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश की जाती है सिर्फ वोट बैंक के लिए। अगर हुँ, ये एक भारतीय बना देंगे कि मैं प्रथम भारतीय, मध्य भारतीय, अंत भारतीय, तो यकीन हुँ, मानिए इनके जो वोट बैंक की नीति है वो खत्म हो जाएंगी, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये यूसीजी का पीड़ा दंश इनको, इनके बच्चों को नहीं झेलना है, क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनकी हुँ, बेटियां, इनके बेटे, नाती पोते विदेशों में हैं। इन माननीय सांसदों ने, विधायकों ने, नगर सेवकों ने इतनी कमाई कर ली है कि 7 पीढ़ी छोड़िए मान्यवर, 30 हुँ, पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं बिना किसी धंधे के, बिना व्यवसाय के, इतनी इनके पास संपत्ति है। किसी के हुँ, केमिकल के कारखाने, किसी के दारू के कारखाने, किसी को कपड़ों के स्टोर, किसी के कपड़ों के कारखाने, किसी के कपास के, चीनी मिल के, अलग विभिन्न तरह के इनके पास है। तो इनके बच्चों को तो पीड़ा होनी नहीं यूसीजी की। ये पीड़ा होने हुँ, वाले सामान्य बच्चे की, गरीब बच्चे की, जिसके पाँव में चप्पल भी बड़ी मुश्किल से मिले। आज आप देखिए, आप अपने मीडिया के माध्यम से जगह-जगह आप सर्वे करवाइए कि सवर्ण किस हालत में है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हुँ, मेरी नज़र में कोई हुँ, सवर्ण नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अति पिछड़ा नहीं। हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। लेकिन अब सरकारी आंकड़ा है ना, हुँ, राजनेताओं ने बनाया, सरकारों ने जो अगला पिछड़ा बनाया, उसमें आप देखिए कि आज पिछड़ा समाज कहाँ है, क्या हालत है हुँ, उनकी वाली। कितनी पीड़ा में वो उनके हुँ, बच्चों को 2 वक़्त की रोटी और 2 वक़्त का अपना शैक्षणिक संस्थान में कैसे एडमिशन दिलाया जाए, कैसे फीस भरी जाए? क्योंकि उससे तो फीस तो भैया डोनेशन के नाम पे ली जाएगी, मैनेजमेंट में फीस नहीं होगी, मैनेजमेंट में भी उस विद्यार्थी का एडमिशन नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा? हुँ, सरकारों ने अगर इच्छा शक्ति होती ना सरकार की, तो हुँ, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करती, अटॉर्नी ऑफ जनरल के माध्यम से,
कि हम देश में जातियां उपजातियां खत्म करना चाहते हैं। हम एक देश, श्रेष्ठ देश और एक जात बनाना चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई तेली नहीं, कोई माड़ी नहीं, कोई कुंभी नहीं, कोई दलित नहीं, अति दलित नहीं, बौद्ध नहीं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना कर सकते थे, लेकिन आपने फिर से वही डाल दी, कौन सी, फूट डालो और राज करो की नीति डाल दी, जो मन में आपने नासूर बना दिया ना, अंकुर डाल दिया ना शैक्षणिक संस्थाओं में, वो नहीं मिटने वाला। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो जो किया, कुछ स्थायी रोक लगाई है, लेकिन मुझे डर है कि ये अपनी राजनीति के लिए 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं ना जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है, वहीं से प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो ये 3 गुटों की जो लड़ाई है ना, उस 3 गुटों की लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों का, उनके बच्चों का, अभिभावकों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। आप नहीं। कभी भी एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बना सकते। यूजीसी लाने से बदले आप यूसीसी क्यों नहीं लाए? यूसीसी मतलब एक शिक्षा पद्धत, विवाह पद्धत, एक देश, बिल्कुल, एक समान नागरिक कायदा क्यों नहीं लाए आप? अब यूजीसी क्यों लाए? अरविंद जी, हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं जी, लेकिन हम एक देश एक व्यवस्था की बात नहीं कर पा रहे हैं। हम एक राष्ट्र एक चुनाव पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ये सभी को पता है, लेकिन बावजूद उसके एक राष्ट्र एक व्यवस्था, एक राष्ट्र एक कानून, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जो कानूनन रूप से हर प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए या जो नियम होने चाहिए वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से मिला करके सब जगह पर एक होना चाहिए। आपने कहा यूसीसी लाने की आवश्यकता थी और साथ में इसके सरकार को यदि श्रेष्ठता विकास की बात करनी है तो डेवलपमेंट कहाँ, जब हम जाति आधारित बातों में शिक्षा को उलझा देंगे। शिक्षा किसी भी देश किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप पढ़ते हैं आप बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं देश को आगे ले जाते हैं। जिन राजनेताओं की अपनी डिग्रियां, जिन राजनेताओं की अपनी स्वतः की उनके पास में जो पढ़ाई है, वो जब चैलेंज हो रही है देश के दुनिया के भीतर में, तब ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। और जो कल चल करके देश को संवारने वाले हैं, उन्हें यदि हम जाति आधारित व्यवस्थाओं में बांटेंगे तो वो कितना नुकसानदेह होगा ये सभी को पता है। बावजूद इसके क्या सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बाद सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी? आपको याद होगा किसान कानून, आपको ऐसे बीच बीच में 1-2 कानून वर्तमान सरकार के रहे हैं जिन कानूनों को चुनौती मिली, सड़कों पर बैठक हुई, बहुत आंदोलन हुए और बावजूद उसके उन्हें सरकार को होल्ड करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। क्या सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बाद में ये संभावनाएं हैं कि सरकार इस कदम को भी पीछे ले ले? क्या कहेंगे? मैं 2 चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। जवाब देने से पहले 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पूरा देश ने देखा है, देश ने नहीं विदेश ने देखा है। और जो ट्विटर होता है एक्स, उसने भी कुछ उल्लेख किया। इस देश की महामहिम श्रद्धेय वंदनीय राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी, उन्होंने 26 जनवरी को अपना एक अभिभाषण में उल्लेख किया। आपने उल्लेख किया दलित, अति दलित, जी, ओबीसी, बहुत मतलब सभी समाज का किया, लेकिन आपने सवर्ण समाज को छोड़ दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? देश के प्रथम नागरिक की। तो मुझे बताइए, देश के प्रथम नागरिक के मन में अगर यह द्वेष भावना है, मैं बिना संकोच का कह रहा हूं, तो प्रधानमंत्री, बाकी मंत्री, ये तो वोट बैंक है, इन्होंने तो वोट बैंक के लिए लड़ना है, वोट बैंक के लिए काम करना है, लेकिन राष्ट्रपति सबका है, हमारा है। और हमें गर्व है कि एक महिला हमारे राष्ट्रपति है। और वो राष्ट्रपति के मुंह से जब 26 जनवरी को ये शब्द सुनाई देते हैं कि दलित, अति दलित, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लेकिन कहीं भी उसने ये शब्द का उल्लेख नहीं किया कि सवर्ण भी इस देश, इस माटी में, जिनका बहुत बड़ा योगदान 1847 से लेकर, पहले गदर युद्ध से लेकर, अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक रहा है, चाहे राजे महाराजे रहे हो, महापुरुष रहे हो, कवि रहे हो, उनका बहुत बड़ा श्रेष्ठ योगदान रहा इस भारत भूमि में, इस माटी के लिए। लेकिन वो सब भुला दिया गया है, किसके लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए। अरे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो भाषा बोली है वो माननीय भारत सरकार की भाषा है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भाषा है, माननीय अमित शाह जी की भाषा है, माननीय मोदी जी की भाषा है, बिना संकोच के कह रहा हूं, माननीय मोदी जी की भाषा है। और इस बात का खंडन क्यों नहीं किया भारत सरकार ने, मुझे बताइए, इस बात का खंडन भारत सरकार ने क्यों नहीं किया कि महामहिम शायद कहीं गलतीवश होती, इंसान है, शब्द है, चमड़े की जबान है, फिसल जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन खंडन नहीं हुआ ना। आपने यूजीसी का खंडन किया, इतने बड़े आंदोलन हुए, 3-4 दिन 5 दिन से लगातार चल रहे हैं। मुझे बताइए, इस आंदोलन में कभी आपने देखा किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए, किसी माँ बहन बेटी के ऊपर में अशब्द बोलते हुए, किसी को कोई जातिगत द्वेष भावना से गाली देते हुए, किसी तरह का नुकसान होते हुए कहीं नहीं देखा आपने। सभी लोग अनुशासनबद्ध होके अपने हक के, अपने बच्चों के हक के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात फिर कह रहा हूं, जवाब देने से पहले 2 चीजों को संज्ञान में ला रहा हूं, पूरे देशवासियों के, आप लोगों के, कि आपने गणतंत्र दिवस भारत का पवित्र दिन है, उस दिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में एक जगह पे ओबीसी कोटे से बने हुए मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मंत्री साहब हैं, उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम, उन्होंने राजे संभाजी महाराज, राजे शिवाजी महाराज जो वंदनीय है, कई महापुरुषों के नाम लिए जिन्होंने माँ माटी मानुष को बचाया, धर्म बचाया, देश बचाया, अपनी कुर्बानी दी। तो बताइए, अपने शरीर के टुकड़े तक करवा दिए उन्होंने हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए, माटी के लिए, उनकी जय जयकार की। एक महिला, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं अपनी बहन माँ बेटी कहता हूं उसे, जो वर्दी पहनी थी, वर्दी पवित्र होती है, और जिसने संविधान की कसम ली है, प्रतिज्ञा ली है कि न मैं ब्राह्मणवादी, न मैं क्षत्रियवादी, न मैं भूमिहारीवादी, न मैं अम्बेडकरवादी, न दलित बौद्धवादी, मैं सिर्फ भारतवादी, संविधानवादी हूं, तब मैंने वर्दी पहनी है। मेरे यहाँ पे, मेरे दिमाग में कोई विचारधारा नहीं चलेंगी, मेरे लिए देश प्रथम है। और वो मंत्री साहब ने भूलवश, अगर भूल गए हो, उन्होंने महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार है, एक विचारधारा, एक ब्रांड है, नाम लेने न लेने से उनकी कीर्ति छोटी नहीं होती है। तो मुझे बताइए, उनका नाम न लेने की वजह से आपने देखा महाराष्ट्र में आज भी आग सुलग रही है। एक तथाकथित पूरे ग्रुप, पूरे संगठन एक हो गए हैं और उनकी मांग है कि माननीय मंत्री जी पे एट्रोसिटी दाखिल की जाए। किस वजह से? नाम न लेने की वजह से। तो मान्यवर, मैं ये पूछना चाहूंगा, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में, उस 4 दीवारी के अंदर में उन सवर्ण बच्चों पे क्या बीतेंगे, उनके अभिभावकों पे, उनके पालकों पे, न जाने कैसे कैसे केस लगेंगे कि 3 साल की सजा छोड़ो, उनकी तो सिर्फ लाशें बाहर निकलेंगी, आत्महत्या के सिवा विकल्प क्या है उनके पास में? जब एक मंत्री के साथ ये हो सकता है, एक राष्ट्रपति देश की, ये मतलब एक द्वेष भावना से नाम नहीं लेती, सभी समाज का नाम आता है, वर्गों का नाम आता है, जाति उपजातियों का नाम आता है, पंथों का नाम आता है, लेकिन सवर्ण को भूल दिया जाता है, उन सवर्णों का योगदान भुला दिया जाता है। तो मुझे बताइए, आप कैसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि सरकार अपने वोट बैंक के खातिर 4 दीवारी के अंदर उस विद्यार्थी की क्या हालत होगी, उसके साथ में क्या क्या होगा? ये कल्पना के परे है, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। ये मार्मिक भी है, मर्म है इसमें बहुत बड़ा मर्म है। अब मैं बात करूंगा आपके जवाब की, कि ये 2 चीजें मैं संज्ञान में लाया कि वर्दी वाली महिला, जिसने संविधान की कसम खाई ना, लेकिन उसने वहां विचारधारा लेके लड़ी ना, वो अपने लिए। महामहिम राष्ट्रपति ने सवर्ण छोड़ दिया, अगड़ा जो छोड़ दिया, बाकी सबका उन्होंने उल्लेख किया। तो मुझे बताइए, इस काले कानून से, जिसका मैंने नाम दिया मौत का फंदा, ये मौत का फंदा उस विद्यार्थी के लिए जिसके साथ में कई घटनाएं घटेंगी अंदर पर, रैगिंग के नाम पे मरते हैं बच्चे, कई सवर्ण बच्चे मार दिए गए, एडमिशन नहीं होता है, भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हुई है जो कोई भी मीडिया, चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन मीडिया कभी नहीं बोली। और वो डबली गैंग जो रास्ते पे आ गए, डबली गैंग समझ रहे आप, बज रही है। जो मुझे बताएं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लिए? एक बेटी के जो बलात्कार हुआ, बेटी, उसको मांग के लिए कि उसकी जांच हो, लेकिन वहां नारे क्या लग रहे हैं? क्या नारे लगे वहां? ब्राह्मणों को भगाओ, मनुवादियों को भगाओ, बनियाओं को भगाओ, ठाकुरों क्षत्रियों को भगाओ, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, क्षत्रियवाद से आजादी। तो मुझे बताए, आप तो वहां हक की मांग कर रहे, कौन से? एक तो किसी बेटी पे बलात्कार हुआ, उसके लिए आप खड़े हुए हैं, दूसरी आप प्रदूषण के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन नारे क्या लग रहे हैं आपके? शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर में ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रियवाद से आजादी, सवर्णों से आजादी, छीन के लेंगे आजादी। तो मुझे बताइए, जब सारे देश छोड़ो, विदेशों के सामने ये दिख रहा है, तो उस 4 दीवारी के अंदर में क्या होगा उस सवर्ण वर्ग के बच्चों के ऊपर में? आप कल्पना कीजिए कि नासूर और मौत का फंदा, कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी साहब। क्या बात है कि भाजपा की सरकारों में ये सब होता है। मैं आपको
चैनल पे पूरे उस होशो हवास में और पूरे संवैधानिक तरीके से कहना चाहूंगा कि मंडल का मंडल कब आया था, आप याद कीजिए, किसके समर्थन में हुआ था मंडल का मंडल। हम बात करते कांग्रेसियों की, हम उनके गालियां देते पानी पी पी के कांग्रेसियों को, लेकिन बचाइए कांग्रेसियों ने तो संशोधन में ऐसा मौत का फंदा नहीं लाई थी यूजीसी में, ऐसे 4 जो खतरनाक चीजें रखी गई थी। मतलब विक्टिम कोई भी, लेकिन आरोपी सवर्ण। अरे अगड़ा पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा करके क्या साबित करना चाहते हैं माननीय मोदी जी और उनकी सरकारें। मोदी जी को सब पता था। आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी को पता नहीं था? अरे मैं उन्हें नायक नहीं ब्रह्मांड नायक कहता हूं। आज उनको उन 50-50 देशों ने उनको अपने देश के सर्वोच्च सम्मान दिए, ऐसा ही दिया क्या सम्मान? क्या उन्हें पता नहीं था? क्या माननीय अमित शाह जी को पता नहीं था? क्या धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं था? इनको सब पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या इनके जो राज्यसभाओं में लोकसभाओं में विभिन्न राज्यों में इनकी सरकारें हैं, इनके सवर्ण विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, ये क्यों में खामोश है सारे लोग? क्यों खामोश है सारे लोग? क्यों सारे लोग? इसलिए खामोश है ना कि इनको पता है कि हमने अपना वोट बैंक खराब नहीं करना, हमने देश को जातिगत नासूर में ही बांटना है और दुर्भाग्य है कि पूरा देश जातिगत नासूर में ही बट रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर करेगी भी तो यकीन मानिएगा अपन जाति विहीन समाज की देश की बात करेंगे तो कई जनहित याचिकाएं कई डबली गैंग कई बिंदिया गैंग रोड पे आ जाएंगी और ये सब होने नहीं देंगी, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। माननीय सरकार की इच्छा शक्ति है ही नहीं ना जाति विहीन समाज करने की। इन्हें तो जाति उपजातियों में बांट के अपना उल्लू सीधा करना, अपने वोट बैंक की फसल काटनी इनको। तो यह दुर्भाग्य है। क्या सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बाद में आपको पॉसिबिलिटी लग रही है, संभावना है कि इसे वापस लिया जाएगा, और यदि इसे वापस नहीं लिया जाएगा तो भारत की इस प्रकार की जो जाति व्यवस्थागत आधारित और उसमें एक खूंटा गाड़ दिया जा रहा है, क्या दुष्परिणाम होंगे? बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होंगे। मैं बोल चुका हूं कि इस देश में गृह युद्ध की एक नींव रखी जाएगी। जातिवादी पंथ के नाम पे बांटने का जो नासूर बना हुआ है, मैंने पता है ना आपको पूर्व में कि अगर किसी व्यक्ति की सवर्ण व्यक्ति की पत्नी ओबीसी समाज से आती, एसटी एनटी समाज से आती है, विजे से आती, एससी से आती, तो उसके घर में भी तनाव शुरू हो जाएगा। अब यकीन मानिए कि ये घर ही सिर्फ विद्यालयों में नहीं, घर में भी तोड़ने की ये शुरुआत हो चुकी है, रोटी बेटी तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो इसका बहुत बड़ा गृह युद्ध होगा, जातिवादी नासूर बढ़ेगा, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की नहीं होगी। और जो हमारे कर्णधार होते हैं, कौन? विद्यार्थी। उन विद्यार्थियों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत, सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत ही होंगी और ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिम्मेदार चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकारें कभी खत्म नहीं करेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें अपेक्षा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी पीड़ा को सुनेगा, सवर्ण बच्चों की पीड़ा को सुनेगा और इस देश में जाति विहीन, पंथ विहीन, उपजाति विहीन निर्माण करेगा, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करेगा। ऐसी मेरी सोच है और ऐसी मेरी कल्पना भी है और ऐसा मैं चाहता भी हूं। सरकार से मुझे अपेक्षा नहीं, माफी चाहता हूं, सरकार से मुझे अपेक्षा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है आपको? और क्या आपको लगता है यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट, यदि इसमें समस्याएं हैं और इन कानूनों की तुलना यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे इसे रद्द करवाए और केवल रद्द ना करवाए, ये आश्वासन भी सरकार से ले कि आप ऐसा कोई भी काम, कानून, नियम नहीं बनाएं जो कि देश को बांटने का काम करता हो। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश साहब ने कुछ शब्द बोले, मैं बहुत ज्यादा शब्दों पे नहीं जाऊंगा, एक दो शब्द ही बोलूंगा। उन्होंने ये बोला था कि आप देश को कहां ले जाना चाहते हो। जो मैं पूर्व में मेरे वीडियो मैंने बनाए थे, मैंने भी लोगों को भेजा, तो उसके कुछ शब्द मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब के मुंह से सुने कि आप देश को कहां ले जाना चाहते हो। और अगर जाति व्यवस्था बनी, देखिए अगर जाति व्यवस्था बनी है तो जाति व्यवस्था देखिए एससी में भी बनी है, एसटी में भी बनी है, विजे में भी बनी है, ओबीसी में भी बनी है, मुसलमानों में भी बनी, ईसाइयों में भी बनी है, क्योंकि सब में जाति उपजातियां हैं, सब में ऊंच नीच है। तो माननीय जज साहब ने जब ये पूछा है जनरल अटॉर्नी से, सरकारों से कि ये जातियां किसने बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई क्या? मुसलमानों ने ब्राह्मणों ने बनाई, ओबीसी में ब्राह्मणों ने बनाई, एसटी पिछड़ों में ब्राह्मणों ने बनाई, किसने बनाई ये जाति व्यवस्था है? तो सरकार कुछ नहीं बोल पाई, अभी तक खंडन नहीं हुआ इस बात का। जो पीड़ा और जो डर माननीय जज साहब के अंदर में है, वही 140 करोड़ भारतीयों के मन में वो डर है कि ये चीजें होगी, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अरे इतिहास में अगर कोई चीज गलत हुई भी हो तो उस जख्मों को कुरेदा नहीं जाता, उस जख्मों को इलाज किया जाता है, उसको नासूर नहीं बनाया जाता है। और कहते हैं कि जहां अंधेरा वहां बसेरा, जहां सुबह वहां से नई शुरुआत।
तो भैया हमें नई शुरुआत करनी है ना। तो हम नई शुरुआत में कहाँ जा रहे हैं? हम तो पीछे ही जा रहे हैं ना। हम उन्हीं जख्मों पे लगे हुए हैं, हम वही इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम ही वही जाति उपजातियों में अपने आप को बांट रहे हैं। वही नासूर हम अपने माथे पे, अपने आने वाली पीढ़ी के माथे में, इस भारत माता के माथे पे बना रहे हैं ना जाति उपजातियों का, जो खतरनाक जहर हमने बो दिया है। तो ये खत्म नहीं लग रहा मुझे कि ये खत्म होगा। सरकार इसमें, हाँ, सरकार इसमें कुछ संशोधन करेंगी, वो भी जनता के, देश के हिसाब से नहीं, अपने निजी स्वार्थ और अपनी वोट बैंक की नीति के तहत ही करेंगी। हमने वोट आपको दिया था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दिया था हमने वोट। हमने इसलिए दिया था कि भारत विश्वगुरु बने, भारत की वो गौरवशाली परंपरा फिर से लागू हो जाए, फिर से विश्व में चमकने लगे, ध्रुव तारा बने हम, सोने की चिड़िया बने हम। हमने नहीं सोचा था कि यूसीसी छोड़ के अब यूजीसी लाओगे, ये काला कानून लाके हमें आपस में बांटोगे, रूल एंड डिवाइड करोगे। अंग्रेजों ने भी वही किया, वर्तमान सरकार भी वही कर रही है। तो किससे अपेक्षा करें हम? बताइए, किस पे आस है हमें? आपके प्रवक्ता, राष्ट्रीय के प्रवक्ता बैठ के टीवी पे कहते हैं कि फंसाओ इनको। महामहिम राष्ट्रपति, पीड़ा हो रही है, आंसू दिखा नहीं सकता, पीड़ा हो रही है कि आप सबका नाम ले रहे, आप सवर्णों को छोड़ रहे हैं। मैं भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को और उनके सरकार को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, अमित शाह जी को कुछ चीजों की याद दिलाना चाहता हूं कि सत्ता, अहंकार, घमंड, गुरूर के नशे में अंधे मत होना। 140 करोड़ भारतीय आपकी अपनी औलादें, आपकी संतानें हैं। पूर्व में एक पार्टी ने नारा दिया था, तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार। आज अस्तित्व देखो पूरे भारत में कहां है? उंगली पे गिनने लायक उनके पास में नगर सेवक नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं। पूर्व में बिहार में एक नारा चला था, बुरा बाल साफ करो, बुरा बाल साफ करो। भूमिहारी, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, माननीय लालू जी की पार्टी ने ये नारा दिया था, लालू जी ने। आज देखिए वो भी लगभग अपना अस्तित्व खोते जा रही, उनका सुपुत्र खुद चुनाव हार चुके हैं। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं जाति पाति का। जाति पाति की करो विदाई, आ रहे भारतवासी। जाति पाति की करो विदाई, आ रहे भारतवासी। हम सब भारतवासी हैं। तो भारत सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है, अपने आप को उस सत्ता के नशे में। इसी को तो बोला जाता साहब, हिटलरशाही किसको बोला जाता है? कि आपने जो कानून बना दिया वो बना दिया। आपका कोई विरोध करेगा, आपका कोई विरोध करेगा वो देशद्रोही। मैं अगर विरोध करूंगा तो कल मुझे पता नहीं क्या क्या तमगे लग जाएंगे मेरे माथे पे कि मैं देशद्रोही हूं, मैं कांग्रेसी एजेंट हूं, मैं वामपंथी हूं, मैं एमपी माले वाला हूं, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। मैं फौजी का बेटा हूं, 1962 युद्ध के नायक है मेरे पिताजी, 1962 युद्ध के नायक स्वर्गीय चरणानंद जी रतूड़ी। और ब्लॉक कमांडर उस समय के मेरी माता जी एसएसबी में थी, फौजी का हूं, फ्रीडम फाइटर का पोता हूं। मैं कभी नहीं डरूंगा बात उठाने के लिए। मेरे भारतीय एक थे, एक रहेंगे। हमें जाति उपजातियों में नहीं बंटना। हम भारतवासी बन के रहना चाहते हैं और शैक्षणिक संस्थान पवित्र है। उन पवित्र स्थानों को अपवित्र होने मत दो जाति पाति के उसमें। बहुत धन्यवाद। कोशिश करो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की। जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बड़ी बेबाकी के साथ में विचार रखे। मुझे शब्द नहीं है ये कहने के, हंसने के लिए भाव लाए जाए या दुर्भाग्य के लिए भाव लाए जाए। कौन सी स्थिति हो जिस पर कि देश के भीतर में जब बात संविधान की होती है, हम एकता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो सके। उस समानता का अधिकार हो, एकता का अधिकार हो, ये तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जातियों को लेकर के इतने ज्यादा प्रबल ना हो जो कि समाज को बांटने का काम करता है। मैंने शुरुआत में कोशिश की कि मैं इस कानून के बारे में बिल्कुल ना बोलूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अब हम इसकी जो श्रृंखला चर्चाओं की चलाएंगे उसमें जो व्यक्ति कितना कानून को समझा हुआ है और उसके पीछे क्या क्या कारण हैं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए या इसका समर्थन किया जाना चाहिए, लोग खुद बताएंगे। हम नहीं होते कोई कि हम आपको एनालिसिस करके दें, क्योंकि अरविंद रतूड़ी जी यदि कोई चीज कह रहे हैं तो उन्होंने एनालिसिस किया है, समझा है, फिर वे अपनी बात रख रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार आराम से उसे बैठ के संभाल सकती है। बावजूद इसके हम एकता की बात कर रहे हैं, हमें देश को एक करने की बात करनी है। दुनिया की तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने कहा था कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मुझे लगता है कि ये व्यंग नहीं लगना चाहिए कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये उम्मीद लगनी चाहिए, ये आशा लगनी चाहिए, ये विश्वास लगना चाहिए कि हाँ, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। व्यंग्यात्मक रूप में नहीं, लगना चाहिए। कब लगेगा? जब एक राष्ट्र होगा, एक नियम होगा,
एक कानून होगा, एक धर्म होगा और सब एक भाव के साथ में रह सकेंगे। अरविंद जी 4 किलोमीटर छोड़ दीजिए, 40-40 मीटर पर जहां पर धर्म, भाषाएं, हर प्रकार की चीजें आपको बांट दे, इतने अच्छे विविधता वाले देश के भीतर में वो सुंदर सी माला मुरझा जाएगी यदि हम उसे इस तरह के वर्णों में, जातियों में और अन्य चीजों में बांट देंगे। तो आपने बहुत अच्छी चीज एक कही कि शिक्षा संस्थान पवित्र स्थल होते हैं। मैंने छोटा उदाहरण दिया कि हम बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं, उसका कारण है कि उसकी अमीरी और गरीबी ना दिख सके। वो किस धर्म से आता है, वरना कल कोई धोती पहन के आएगा, कल कोई कुछ और पहन के आएगा, सब कुछ बिल्कुल, दिखेगा। बिल्कुल। हम छुपाना नहीं चाहते, हम नहीं समानता चाहते। का भाव जगाना चाहते हैं। जी। और ये समानता का भाव यदि हम ला रहे हैं तो हमें उसे एकदम बलपूर्वक, दृढ़ होकर सरकारों की तरफ से भी विश्वास जताना चाहिए कि हम राष्ट्र को लेकर के बहुत गंभीर हैं। हम यदि सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए अपने नियम, अपनी कानून बनाने लगेंगे तो देश का उद्धार तो हो गया। फिर सचमुच में दुनिया भारत की तरफ देखेगी, पर वो देखने का तरीका बहुत गलत होगा। आज उम्मीद हो सकती है, आस हो सकती है, कल हंसी होगी, कल परिहास होगा और उस परिहास की तरफ हम ना जाएं। इसके लिए यूनाइट होने की जरूरत है। एक देश एक चुनाव से पहले एक देश एक व्यवस्था, एक देश एक कानून, एक देश एक नियम बनाने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव नेताओं के अपने हित के लिए होते हैं, लेकिन नियम, कानून ये देश को आगे लेकर के चलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, शुरुआत में मैं बिल्कुल ना बोलूं, और आज जब अरविंद जी जब बोल रहे थे तो उनकी बातों का सार यही है कि हमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि मैं दलित नहीं मानता, मैं अति दलित नहीं मानता, मैं पिछड़ा नहीं मानता, सब भारतवासी हैं। यदि सब भारतवासी हैं तो ये भाव सरकार को भी अपनाना चाहिए। आज की चर्चा को इसी नोट पे खत्म करेंगे कि देश में समानता के भाव की बात हो, ना कि किसी भी प्रकार, मैं बिल्कुल सवर्ण, दलित आदि की बात नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल किसी का समर्थन, ना तो बिल का समर्थन है ना तो विरोध है, लेकिन जब बात होती है तो हम विकास की जब बात करेंगे तो उस विकास के साथ में समानता खड़ी होनी चाहिए। अरविंद जी, आपने अपना समय निकाला, चर्चा के लिए आप उपस्थित रहे। मैं चाहूंगा कि और भी मुद्दों और इस विषय पर हम दोबारा बैठें और सारगर्भित और चर्चा कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। दर्शकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी सुना और जो बाद में सुनेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अरविंद जी की बातों को द न्यू भारत के पटल के माध्यम से इस बात को जो उन्होंने रखा, हमारी जो विचारधारा है, उसे आप अन्य लोगों तक पहुंचाएं। बहुत मुश्किल है अच्छाई को फैलाना, बुराई तो अपने आप फैल जाती है सर, अच्छी चीजों को फैलने में समय लगता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिक लोगों के साथ इस चर्चा को साझा करें। फिलहाल के लिए रुकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नई चर्चा के साथ में आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।